ठीक है। हेलो बच्चों, दोबारा से आ गए हम आपके पास फिर नई वीडियो लेके। और नई वीडियो का नाम है, टॉपिक है सॉरी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा ज्यादा समझना होता है एज कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से क्या समझते हो? तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं बच्चों आपसे पूछता हूं कि आप फ्रीजिंग पॉइंट से क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट? बोलो 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 बोलो। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, अब क्योंकि बच्चों को ज्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता होता है, तो मैं पूछता हूं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, उससे भी इतना पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला बेटा मैंने सिर्फ बोला है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर अलग से डेफिनेशन आती है क्लास से। आप देखना आपकी क्लास से भी ऐसी डेफिनेशन है, सर द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इनटू आइस। ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग यू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो फिर तीसरा बच्चा खड़ा होता है, वो बोलते सर वो टेम्परेचर इसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। मैं बोलता ठीक। अब आप भी बोल रहे होंगे सर सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी बोल रहे हैं सही बात है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं पूछूं कि मेरा केमिकल सब्सटेंस का नाम है H2O, आई एम नॉट सेइंग वेदर इट इज सॉलिड वेदर इट इज लिक्विड, आई एम नॉट सेइंग दैट। हमने बोला दिस इज माय केमिकल सब्सटेंस H2O, ये मेरा केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम H2O है। मैं आपसे पूछता हूं इसके रेफरेंस में 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन क्या है? ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे पास पानी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे पास बर्फ है, मैंने बोला मेरे पास H2O है, मैं ये नहीं बता रहा हूं वेदर इट इज सॉलिड वेदर इट इज लिक्विड, मैं ये बोल रहा हूं H2O के रिस्पेक्ट में व्हाट इज 0 डिग्री। तो आधी क्लास बोलेगी सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? ठीक है भाई। दूसरी आधी क्लास बोलेगी, सेकेंड हाफ विल से दैट इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। हाँ या नो? भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और वही 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपके पास बर्फ है तो आप क्या बोल सकते हो? अगर आपके पास पानी है उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो क्या होगा? पानी विल स्टार्ट फ्रीजिंग। तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एग्रीड? पर उसी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपके पास 100% आइस है, सपोज आइस का क्यूब है आपके पास, एंड इफ यू पुट दैट क्यूब एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस, आपने बोला मैंने उसको 0 डिग्री सेल्सियस में रखा, ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज दैट? तो आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मैं बोलता हूं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या? तो आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, राइट? तो मैं क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है H2O लिक्विड का, वही मेल्टिंग पॉइंट है H2O सॉलिड का। यहां तक तो समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O, चलो पानी है, H2O लिक्विड, इसको अगर मैं बोतल में बंद करूं और फ्रीजर के अंदर डाल दूं और बोलूं कि फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला मैंने? एक बोतल ली, उसमें पानी डाला, उसको फ्रीजर में डाल दिया, आपके फ्रिज, सबके घर में फ्रिज होता है आजकल, फ्रिज के फ्रीजर में डाल दिया और टेम्परेचर मेंटेन कर दिया से 0 डिग्री सेल्सियस। एग्रीड? अब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, सपोज 1 घंटे रखा, 1 आवर रखा, टेम्परेचर नहीं कम होने देना, टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बोलूंगा जब 1 आवर के बाद, ठीक है, आप उस वाटर की बोतल को बाहर निकालेंगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? तो 99% स्टूडेंट्स विल से 100% आइस मिलेगी। जितने अगर 100 बच्चे बैठे हुए तो उनमें से 99 बोलेंगे, चलो 95 95 बोलेंगे कि सर उसमें आइस मिलेगी। मैं बोलूंगा गलत जवाब, उसमें कुछ मिलेगा आइस और कुछ मिलेगा पानी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पर वही 0 डिग्री सेल्सियस वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इसका मतलब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर तो इसका मतलब क्या, हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। पर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट जैसे H2O इज ए केमिकल सब्सटेंस, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस उसकी सॉलिड फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होगा एट अ फिक्स्ड प्रेशर। समझ में आ गया? तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होता है? लिक्विड फॉर्म के लिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, पर पूरी की पूरी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है? वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फॉर्म सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, पर पूरी की पूरी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती। एग्रीड? और थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या बोला? थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। राइट? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब थोड़ा अंग्रेजी में डिफाइन कर ले इसको। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी डेफिनेशन, चलो लिखते भी है साथ साथ। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का ही होगा, इज द टेम्परेचर at which the liquid and solid state of a substance can exist together in equilibrium, or they will have the same vapor pressure. ठीक है? यहां तक तो समझ में आया होगा, पर इसके बाद जो मैंने ये लिखा, ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज। मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है, इज द टेम्परेचर, इज दैट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट उस सब्सटेंस की एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बात करूं तो उसमें H2O लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा, H2O सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा। एग्रीड? समझ में आ गया बेटा? ठीक है? अब हमने बोला बोथ विल हैव सेम वेपर प्रेशर। अब देखो ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बोथ विल हैव सेम वेपर प्रेशर, तो बच्चे के दिमाग में जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, जो दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है और मैं उसको बोलूं बोथ विल हैव द सेम वेपर प्रेशर, तो वो बोलता है सर सॉलिड का वेपर प्रेशर, क्योंकि हमने क्या लिखा है? लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म विल हैव द सेम वेपर प्रेशर। ये तो बोला लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी और दे विल हैव द सेम वेपर प्रेशर। यानी कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, जैसे H2O है, H2O की लिक्विड फॉर्म H2O लिक्विड, H2O की सॉलिड फॉर्म H2O सॉलिड आइस। हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड का और H2O लिक्विड का सेम वेपर प्रेशर। ठीक है? H2O लिक्विड का और H2O सॉलिड का सेम वेपर प्रेशर होगा। देखो ना क्या, अगर मेरे पास आइस है, और समझो, अगर मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में रखूंगा, 100% आइस है, तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। क्या सारा का सारा आइस कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? दोनों रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जाएगा। ठीक है? यानी कि क्या कर रहे हैं? H2O लिक्विड चाहता है मैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और H2O सॉलिड चाहता है मैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो दोनों एक दूसरे में पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट नहीं हो सकते और इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है? तो हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड फॉर्म चाहती है मैं सॉलिड में जाऊं, और सॉलिड फॉर्म चाहती है मैं लिक्विड में जाऊं, और दोनों एक दूसरे से प्रेशर, दोनों एक दूसरे अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ऑल्दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बहुत कम होता है कहां होता है? एवरी सॉलिड हैव अ वेपर प्रेशर। ठीक है? कुछ का ज्यादातर सॉलिड्स का बहुत कम होता है। हाँ, वो सॉलिड्स जो डायरेक्ट सब्लाइम होते हैं,
सबलाइन पता है ना, सॉलिड CO2 है ना, कैम्फर बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, सुना होगा आपने, जिनका डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। पर हर सॉलिड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, ऑल्दो वो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, क्या बहुत सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, मेरे ख्याल से क्लियर आ गया। बट अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एक्सप्लेनेशन समझना, लंबी प्रॉपर्टी है। हमने बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हम इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, और प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रख लो पहले इसका आंसर। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, अब माइनस लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो रखना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को बोलते हैं टी नॉट एफ, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं टीएफ। ठीक है, अब आपने बोला कि सर इसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सर ये आया कहां से? हमने बोला चलो ग्राफ देख लेते हैं। हमने बोला चलो ग्राफ देख लेते हैं। अब ग्राफ किसका है बच्चों? ग्राफ है बच्चों वेपर प्रेशर का और बच्चों टेम्परेचर का। ठीक है, अब सपोज आपने प्योर सॉल्वेंट को हाई टेम्परेचर पे रखा, ये टेम्परेचर इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर पे रखा, और आपको क्या पता है? आपको पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, है ना बच्चों? ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा, तो कोई भी सॉल्वेंट है आपने उसको यहां पे रखा हाई टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। हमने बोला वेपर प्रेशर कम हुआ, यहां तक आ गया। फ्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमने बोला टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये जो मेरा कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। किसका कर्व है? प्योर सॉल्वेंट ए का। जब हमने उसको हाई टेम्परेचर में रखा तो उसका वेपर प्रेशर हाई आया, जब हमने टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट। कौन सी फॉर्म, कौन सा फेज? लिक्विड फेज। ठीक है, सपोज H2O है, H2O का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम करोगे यहां तक। ठीक है, अब H2O सॉलिड है। अब एक लाइन को समझो, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है। अब देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर में ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर ऐसे डिक्रीज होता है। स्लोप देखिए, मतलब विद डिक्रीज इन टेम्परेचर अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर का ऐसे डिक्रीज होगा तो सॉलिड का ड्रास्टिकली ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे कर्व आया ऑलमोस्ट, यानी कि सॉलिड का वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये था लिक्विड का वेपर प्रेशर, हमने बोला ये क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का इसका फॉर्म है, ये लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर कम है कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और इस टेम्परेचर से नीचे H2O सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है। किसका कम है? इस लाइन को समझना, यहां पर टेम्परेचर, इधर कौन है? इधर सारा लिक्विड है। इस पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला? सारा सॉलिड है, सारा इस पॉइंट के इधर ये सारा सॉलिड है, सारा सॉलिड है, इधर सारा क्या है? इधर सारा लिक्विड है। समझिएगा, फीलिंग समझिएगा। और हमने बोला ऊपर इससे नीचे लिक्विड है। हमने बोला ये H2O सॉलिड है, अभी टेम्परेचर है, हाँ है, प्रेशर भी तो ज्यादा है ना, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। जैसे हमने इसका टेम्परेचर कम किया, ये इसका सॉलिड H2O का वेपर प्रेशर कम है। इससे इस लाइन पे H2O हमेशा सारा का सारा सॉलिड है। यहां पे क्या था? इस लाइन पे H2O क्या है? लिक्विड है। इस पॉइंट पे आगे क्या हुआ? हमने बोला इस पॉइंट पे आगे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, यानी क्या? इसमें कन्वर्ट होना शुरू हुआ। ठीक, और ये किसका कर्व है? ये H2O सॉलिड का कर्व है।
ये H2O लिक्विड का कर्व, ये H2O सॉलिड का वेपर प्रेशर कर्व, जो कि देखो ज्यादा स्लोपी है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। ठीक है, हमने बोला जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व से मीट करेगा, यानी कि जहां पे दोनों का सेम वेपर प्रेशर होगा, सेम वेपर प्रेशर है या नहीं, उस टेम्परेचर को बोलेंगे T0F। और T0F को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पे इस अगर आप वाटर को कूल करना शुरू कर रहे हो तो जैसे ही वो सॉलिड सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉलिड सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से मैच करेगा ये, ठीक, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आता है मेरे ख्याल से आगे। अब हमने क्या किया, ये था प्योर वाटर, अब हमने ए में बी डाल दिया और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, आपको पता है कि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, क्या बोला, जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, क्या बोला, जैसे ही हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट, प्योर पानी, उसको इस टेम्परेचर पे रखा तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, कितना है। ठीक है, V0 बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जैसे हम उसके अंदर ग्लूकोज, चीनी, यूरिया कुछ भी डालेंगे तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया ना। इस तरह आप उसको कब कूल करोगे, आप उसको कम करोगे कम करोगे कम करोगे, और आप इसको कहां पे लेके आए, कहां पे लेके आए, यहां पे कि प्योर पानी फ्रीज करा था। क्या ये फ्रीज करेगा, क्या ये फ्रीज करेगा, ये कौन है, ये सॉल्वेंट था, ये कौन है, ये सॉल्यूशन का कर्व है। क्या ये सॉल्यूशन कूल करेगा, वो फ्रीज करेगा इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे कौन फ्रीज करेगा, प्योर सॉल्वेंट। क्या सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का कर्व अभी सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व से मैच नहीं हुआ है। ये कर्व ऐसा आता ना सॉलिड सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड H2O के वेपर प्रेशर कर्व से मैच करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, वहां पे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट आगे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व इस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व के साथ को बाइसेक्ट कर रहा है या को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने बोला इस टेम्परेचर पे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, हमने सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया नहीं हो गया कम, फिर हम उसे कूल करेंगे और उस टेम्परेचर पे लेके आएंगे जहां पर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था, पर क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का अभी सॉलिड सॉल्वेंट से कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या सॉल्यूशन इस टेम्परेचर फ्रीज होगा, नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, तभी ये जाके कहीं मैच होगा। ठीक है, और जहां सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व से मैच करेगा, हम बोलेंगे TF आ गया। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर हुआ, किसकी वजह से हुआ, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से। भाई देखो इसको समझना, जब हमने चीनी डाली तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम हो गया ना, कम हो गया, तो बेटा अब जब मैं इसको टेम्परेचर को कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सॉल्यूशन का कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्या ये सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। जहां पे मैच कर रहा है वो टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है ना, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कारण क्या है डिप्रेशन का, वेपर प्रेशर का कम होना। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा, अगर और सॉल्यूट डालोगे तो और नीचे जाके मैच करेगा ये, तो उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट आएगा।
तो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ किसकी वजह से होगा, क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने प्योर सॉल्वेंट में चीनी डाली, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, उसके वेपर प्रेशर को कम किया, इसकी वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम जितना होगा उसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और उसका कारण होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जिस दिन मैंने आपको वेपर प्रेशर सिखाया था उस दिन मैंने कहा था मैं चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक ही कारण लिखाऊंगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है बच्चा, पहला बात दिमाग समझ में आई। तो अब हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इसको समझिएगा। नोट बड़ा बड़ा, जिसको जो में से इस नोट से सहमत नहीं होगा मुझे बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया, तो हम बोलेंगे नोट क्या, डिप्रेशन, इस लाइन को समझना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। है ना बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, किसका कम हुआ, सॉल्यूशन का कम हुआ, किसकी वजह से, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से। किसका वेपर प्रेशर कम हुआ, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कब बना, जब प्योर सॉल्वेंट में चीनी डाली। समझ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, इसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कारण होता है लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझ, अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद है, पी नॉट एम माइनस पी, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट वी नो दैट, अब ये मैंने पिछली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी याद रख रहा है, वी नो दैट क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एच बी, ये होता है भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए। लोअरिंग ऑफ प्रेशर बढ़ा है नहीं, इसको हटा दो, ये कांस्टेंट है, उसको हटा दो तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बी, है ना। अब पी नॉट ए माइनस पी ए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पी नॉट ए माइनस पी ए एक्स बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कई बार क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट पूछते हैं वो, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट पूछेंगे, तो आप क्या लिखोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, हेंस इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। अब ये ग्राफ बेटा नोट कर लेना, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, थोड़ा सा आगे चले, ये समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, आगे चले। अब देखो थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर इसके आगे चलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और इसी को आगे लिखा मैं कंटिन्यू, डेल्टा टी इज इक्वल टू के इनटू एक्स बी, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, के इज यानी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, बट एक्स बी क्या होता है, एक्स बी क्या होता है, स्मॉल एम इंटू एम ए ओवर 1000 याद है। अब अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना मेरा पीछे वाला, तो फिर आप बोलेंगे नहीं सर पता नहीं क्या पढ़ा है, ये सब 3-4 बार ड्राइव हो चुका है। एक्स बी का हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू एम ए ओवर 1000, देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, इंटू एम ए ओवर 1000 इंटू स्मॉल एम, ठीक है, इसको उठा के याद रखा, के के साथ मैंने एम ए और 1000 को एक साथ रख दिया, के कांस्टेंट है, एम ए कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, और मोलारिटी को रख कर दिया, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इन तीनों कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट से, के एफ, ये मेरी मेन इक्वेशन है, ये मेरी मेन इक्वेशन है, समझ में आ गया, के एफ क्या, अब ऊपर लिखना, इसको डाउन बेटा ग्राफ को, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों, तो समझिएगा, नहीं आएगा तो ना बोलिएगा, ऊपर देखिएगा, तो के एफ क्या आया, वेयर के एफ
केएफ को क्या बोलेंगे? केएफ को बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन सुना है? क्रायोजेनिक इंजन सुना है? नहीं सुना? क्रायोस्कोपिक वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जहां पे टेम्परेचर सब जीरो होता है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उन सबको हम पढ़ते हैं अंडर क्रायोस्कोपी। तो ये भी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट से बात हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए इसका नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऊपर एक नाम KF इज इक्वल टू, KF किसके बराबर है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू MA ओवर 1000 है ना, और इसका KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। MA को क्या बोला? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो KF डिपेंड करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे। पानी का मोलर मास 18, KF की वैल्यू होती है 1.86। ठीक, बेंजीन का मास 78, पानी से कितना? लगभग 4-4.5 गुना ज्यादा। KF की वैल्यू होती है 5.2, पानी की कितनी? 1.8, बेंजीन की कितनी? 5.2। तो KF ज्यादा जब मोलर मास होता। ठीक है, अब ऊपर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अगर हम मोलारिटी को 1 पुट कर दें, ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। ठीक है, तो बोलेगा KF को डिफाइन करो, तो हम बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा TF। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलारिटी इज 1। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो हम क्या बोलेंगे? KF को डिफाइन करो। KF को क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? बोलो 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 बोलो। KF क्या है? KF को बोला मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द, ये क्या है? इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर कब है? बोलो बच्चों, व्हेन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हेन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, जब मोलारिटी क्या होगी? 1 होगी, तो क्या बोलेंगे? डेल्टा KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब बताओ यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? कहां तक आया? आज खत्म करनी है प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में। तो मैंने क्या बोला? मैंने KF को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ये नोट कर लेना बच्चों। हाँ, वीडियो पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब यहां तक मेरे पास हो गया। अब आते हैं पहला, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये पहली प्रॉपर्टी। तो भाई ठीक है, अब हमारे पास क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो क्या लिखेंगे? मोलारिटी को क्या लिखेंगे? WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर WA। तेरा MB, यहां से आप MB निकाल सकते हो। तो MB क्या होगा? MB होगा KF ओवर डेल्टा TF इंटू WB ओवर WA इंटू 1000। अब देखो, ये है MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत काम आने वाला है आपका, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपका। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप चाहे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो आरएलवीपी, चाहे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर मास हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्या बोला? मोलर मास हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो समझ में नजर आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा और रिलेट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब आपको पता है पहला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम होता है, सबको पता है, अभी पढ़ा। ठीक है, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक, दूसरी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केपीएम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक, अब यहां से मोलालिटी निकालोगे तो क्या आएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ओवर केएफ, और यहां से मोलालिटी निकालोगे तो क्या आएगा? डेल्टा टीबी ओवर केबी। ठीक है, अब दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि भैया सॉल्यूशन की मोलालिटी तो सेम ही रहेगी ना, सॉल्यूशन की मोलालिटी तो चेंज होनी चाहिए। डेल्टा टीएफ ओवर केएफ, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी ओवर केबी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की मोलालिटी तो चेंज होगी नहीं। ये क्या है? डेल्टा टीएफ ओवर केएफ, और ये क्या? डेल्टा टीबी ओवर केबी। तो दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीएफ ओवर केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीबी ओवर केबी। ठीक है, आप कुछ भी निकालो तो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केएफ ओवर केबी। समझ में आया? अब इसमें बोलो कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, टॉपिक खत्म करना है ना बेटा। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और भी रिलेशनशिप है। ठीक है, देखो डेल्टा टीएफ केएफ हो गया हमारे पास। ठीक है, डेल्टा टीएफ और केएफ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ नोट है मेरे पास केएफ एंड केबी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड by the relationship KB होता है R इंटू टी नॉट बी, R इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपोराइजेशन H। ठीक है, समझिएगा। और केएफ होता है R इंटू टी नॉट एफ का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कहां से आया, ये भी हम आपको बता सकते हैं, पर मैंने आपको पहली चीज हर बार प्रूव किया है कि ये भी एग्जैक्टली प्रूव कराया था, नहीं कराया? पिछले वाले रिलेशन में भी मैंने कराया था, कराया था या नहीं कराया था? अभी आपने थोड़ी देर लिखा था क्या? KF इज इक्वल टू K इंटू MA ओवर 1000 लिखा था, लिखा था, लिखा था या लिखा था? तो MA ओवर 1000 तो इसमें भी है, बस उस K की जगह क्या आ गया भाई? आपने ये रिलेशनशिप लिखी थी, लिखी थी K इंटू MA ओवर 1000 लिखी थी या लिखी थी? ऐसा लिखा था, लिखा था, लिखा था, लिखा था। तो MA ओवर 1000 तो यहां भी है, बस K की जगह क्या आ गया? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हाँ या ना? आया? तो अब यहां समझिए KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, KF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। नाउ ये कॉमन है,
आर आपको बताइए गैस कांस्टेंट, दोनों में कॉमन है। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी आपको पता है। एमए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपके सामने दोनों डेल्टा वेपोराइजेशन है। आप इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल लो या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल लो। ठीक है, और डेल्टा फ्यूजन एच लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल लो। ठीक है, अदरवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग से आपको करना है। इसका यूज ना तो आपका जेई में या नीट में, मतलब इसका डेरिवेशन का यूज मैं करा देता हूं, डेरिवेशन कोई इशू नहीं है, कहां से आया क्यों आया, पर फिर इसका यूज भी होना चाहिए ना बेटा। अननेसेसरी काम यहाँ पे नहीं कराऊंगा मैं फिलहाल, है ना, क्योंकि बहुत सारा है पढ़ने के लिए, और मैं अननेसेसरी किसी भी चीज में ये दिखाने के लिए कि मुझे आता है मैं घुस जाऊं तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं वही बताऊंगा जो आपके काम का हो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं बड़ी बात, ये नोट है, बड़ा नोट है, थोड़ा सा नीचे से लिखता हूं, नोट है बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा नोट है, जरा ध्यान देंगे सब। के एफ और केबी में बड़ा कौन सा, केबी और के एफ में बड़ा कौन सा, बोलो जल्दी बोलो। के एफ और केबी में बड़ा कौन सा, मैं आपसे पूछ रहा हूं के एफ और केबी में बड़ा कौन सा, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास। आपसे वही पूछ रहा हूं के एफ और केबी में बड़ा कौन सा, लगाओ दिमाग लगाओ। ये बड़ा या ये बड़ा, के एफ और केबी में बड़ा कौन सा, हमने बोला के एफ बड़ा। ठीक है, अब केबी को देखो, केबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच। ठीक है, एंड के एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फ्यूजन एच। बाकी सब कॉमन है, आर कॉमन है, टी नॉट भी कॉमन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कॉमन है, 1000 कॉमन है, ये और ये। अब इसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझो बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर बच्चे ध्यान देते नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं के एफ के बी फॉर वाटर, के बी जो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और के एफ जो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा के एफ है ना, तो मैंने लिखा के एफ इज ग्रेटर देन के बी ना। सवाल आता है क्यों, व्हाई, हमने बोला क्योंकि दिस इज बिकॉज डेल्टा फ्यूजन एच छोटा होता है डेल्टा वेपोराइजेशन एच से। उसको समझिएगा, हमने बोला ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल याद करना पड़ेगा, कितना सारा आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू डेल्टा वेपोराइजेशन। अगर केबी है तो वेपोराइजेशन, के एफ है तो फ्यूजन, आसान है, बाकी सब तो कॉमन ही है। तो आर इंटू टी नॉट रटना है मेरे साथ, आर इंटू टी नॉट बी, यहाँ पे आर इंटू टी नॉट, मोलर मास सॉल्वेंट से मोलर मास सॉल्वेंट से 1000 से 1000 से, यहाँ पे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कुछ भी बोलो। यानी कि एक मोल सब्सटेंस को अगर वेपोराइज करना है तो कितनी हीट लगेगी, और एक मोल सब्सटेंस को अगर मेल्ट करना है तो कितनी हीट लगेगी। अब आपको कॉमन सेंस है यार, आपको आता है, क्या आता है कॉमन सेंस भाई। आइस H2O है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो कम हीट लगेगी, फ्यूजन में कम हीट लगेगी, फ्यूजन में कम हीट लगेगी। ठीक है, और H2O को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा हीट लगेगी, कॉमन सी बात है। तो भाई आइस को मेल्ट करना है
1 मोल आइस को मेल्ट करोगे, जो भी हीट लगेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वो होती है 6 किलो जूल। ये लो मेरे से सुन लो, मात्र 6 किलो जूल प्लस 6 किलो जूल 1 मोल आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर 1 मोल वाटर को बॉयल करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हीट लगेगी उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रेशर। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल है ना बेटा, क्या बोला, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल है ना, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल है ना, इसलिए मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा यानी कि ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। समझ में? बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चा। तो मेरे पास क्या हो गया, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे, चलिए आगे, इसमें भी प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या, ठीक है। अब एक रिलेशन होमवर्क है, होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका सबका, सबका होमवर्क है। क्वेश्चन है डिराइव अ रिलेशनशिप, ठीक है, ध्यान से देंगे सब, बिटवीन एलिवेशन इन एलिवेशन को छोड़ो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड, ठीक है, RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ योर प्रेशर। क्या ये होमवर्क है, आपको क्या करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और RLVP के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, यानी कि दोनों जो फॉर्मूलेज हैं उनमें मोलालिटी होता है, इसमें भी होता है मोलालिटी, एक्स भी होता है, एक्स भी को आप मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, और XB को क्या लिखते हैं, स्मॉल m इंटू m में ओवर 1000, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसमें मोलालिटी है और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, इसमें मोलालिटी है, दोनों की मोलालिटी को इक्वेट करके इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना, ठीक है। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं। तो बेटा नाउ इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स बचे हुए हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आपकी सिर्फ एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद एक और चीज बचेगा, दैट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है। तो मेरे पास 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ठीक है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मुझे बताएं, फोन करें, कुछ भी करें, मैसेज करें, ठीक है। पर करना है मतलब करना है, ठीक है। एक ही रूल है, करना है मतलब करना है, ठीक है। थैंक यू।